Hello dear friend, welcome to once again our YouTube channel Yakushota. Dear friend, today we will teach and learn natural vegetation and remember a lot of knowledge about the natural vegetation, air, sunlight and resources, natural, artificial, many knowledge, a lot of knowledge. So let's start our chapter natural resources and topic is natural vegetation. Chapter is chapter India's natural resources. Dear friends, dear students, I have taught renewable source and non-renewable source. So, renewable source and non-renewable source, air, sunlight and soil. How many types of soil? So today we will learn natural. Today we will learn natural vegetation. Okay, means प्राकृतिक वनस्पति. प्राकृतिक वनस्पति. So you know in India, yeah, you can say in world many types of vegetation, like 5 types of forest, you know, evergreen forest, monsoon forest, mountain forest, desert forest, tidal forest, थॉर्नी. इसको हम थॉर्नी भी कह सकते हैं. माउंटेन को हम जो है कोनिफेरस भी कहते हैं. मानसून को हम डिसिडियस भी कहते हैं. ये आपका एवरग्रीन है. ये टिडल को हम जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, है ना. मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव कह सकते हैं. डेजर्ट को हम थॉर्नी एंड बुशेस, बसेस. डेजर्ट को हमने कह दिया. माउंटेन को कोनिफेरस, मानसून को हम डिसिडियस, एवरग्रीन को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपके इंडिया में पाए जाते हैं और ऐसे ही आपको वर्ल्ड में भी मिलते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो सनलाइट होती है, एयर और सन, इससे जो एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं ग्रीन एनर्जी. क्यों? क्योंकि इसमें नो पॉल्यूशन, है ना, कोई पॉल्यूशन नहीं होता इससे. तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप इसको जान लीजिए और अपने माइंड में हमेशा रखिए. ठीक है. कुछ होते हैं जैसे देखा जाए ग्रीन एनर्जी, यानी जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, है ना. इन सब चीज़ों से जो है आपका जो मेनी गैसेज होती हैं, हार्मफुल गैसेज होती हैं, या फिर ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी ये एटमॉस्फेयर, किसी भी लेयर को अगर ये पॉल्यूशन करते हैं या उनको पॉल्यूट करते हैं तो क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट कहलाते हैं. बट अगर जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, जिनको क्या कहा जाता है? ग्रीन एनर्जी. उनसे किसी भी तरीके से हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं होती है. ठीक है. जैसा मैंने आपसे कहा
जैसा कि मैंने कहा कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इम्पॉर्टेंट कैसे है? फॉरेस्ट, हाँ, मोर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट मीन्स कैसे वेजिटेशन से क्या होता है, तो वेंटिलेशन बनता है, वेंटिलेशन के लिए होता है, ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, फ्रूट है ना, फूड, फ्लावर है ना, फूड मिल जाता है, जैसे हम लकड़ियाँ बनाते हैं, है ना, मेडिसिनल प्लांट या रेमेडीज मिल जाती है ना, देसी रेमेडी, जैसे हमारे यहाँ मीट जानते हो, पुदीना जानते हो, है ना, मेंथॉल जानते हो, ये सब रेमेडीज होते हैं। लौंग हो गया, क्लोव या इलायची, कार्डमम, ये सब हम लोग घर में यूज़ करते हैं, दालचीनी यूज़ करते हैं, जीरा यूज़ करते हैं, अजवाइन यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, धनिया यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, कहीं न कहीं हमारे लिए देसी रेमेडीज का काम करती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। हनी मिलता है, कहते हैं हनी कितना भी दुनिया का सबसे ज़्यादा मोर एफिशिएंट, अगर देखा जाए एनर्जी के लिए भी ऑक्सीडेंट भी होता है, एनर्जी प्रोवाइडर भी होता है, और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेट लूज करने के लिए या हमारे अंदर की जो स्फूर्ति होती है, जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि होती है। इसको हम देसी रेमेडीज में रखा जाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन से कहीं कहीं ये तो हमारे लिए जो है हेल्थ से संबंधित, हमारे इन्वायरमेंट से। उसके बाद रेन में क्या होता है, रेन में हेल्पफुल होता है, रेन में हेल्पफुल फॉर रेन, हेल्पफुल फॉर रेन, है ना। उसके बाद वेंटिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, हेल्पफुल फॉर रेन हो गया आपका। उसके बाद ये क्या होता है कि डिक्रीज टेम्परेचर, तो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आप जान सकते हैं। ये हमारा हो गया नेचुरल वेजिटेशन। हमारी पॉइंट है, इसी पॉइंट नेचुरल वेजिटेशन में देखा जाए तो क्रिएचर, ग्रेट एंड स्मॉल। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो हमारे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन में क्योंकि कुछ प्लांट थोड़े ना आते हैं, एनिमल भी आते हैं, तो कुछ बहुत सारे बहुत बड़े एनिमल होते हैं, जैसे व्हेल, ब्लू व्हेल। अगर स्मॉल पॉइंट पर अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ अमीबा में जाता है, प्रोटोजोआ या देखा जाए तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। प्रोटोजोआ तो दिखाई नहीं पड़ता, बैक्टीरिया भी ले सकते हो, वायरस ले सकते हो आप, है ना। तो ये सब क्या है, स्मॉल क्रिएचर ही तो है, यानी बिग क्रिएचर, स्मॉल क्रिएचर, यानी गॉड द्वारा बनाई गई हुई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूजफुल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। जैसे बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे देखा जाए तो एंटीमीबा एंजियोलिस जो होता है, ये जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये हमारे माउथ में जो पायरिया नामक रोग होता है, ये कहीं कहीं इसी अमीबा के माध्यम से होता है। या एंटीमीबा हिस्टोरिका होता है, वो हमारे पेट में जाता है तो हमें पेचिश से अतिसार हो जाता है। और लेकिन कुछ जैसे होता है जो है एक बैक्टीरिया होता है जो आपको दही में पाया जाता है ना। जैसे दही
जम जाती है, फैट जमती है, जो हमारे लिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ हैं जो हमारे फ़ायदेमंद होती है, जैसे सिरका होता है, घर में आप लोग सिरका बहुत यूज़ करते हो, ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं न कहीं बैक्टीरिया के माध्यम बैक्टीरिया को किसमें क्या कन्वर्ट करता है, सिरके में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अब जैसे एक नया वायरस आया हुआ है, वायरस हमेशा नुकसानदायक होता है ना। अब वो वायरस चाहे कंप्यूटर को वायरस हो और चाहे ह्यूमन बॉडी को वायरस हो, वायरस है ना। तो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, ऐसी फाइल जैसे कंप्यूटर में कहते होगा, ऐसी अनवांटेड फाइल जो हमारे यूजफुल नहीं होती, जो हमारे कमांड को ना माने, जो उसी क्या कहा जाता है, उसी प्रति वायरस। सेम कंडीशन हमारे साथ इसी वायरस जो ह्यूमन बॉडी में वायरस होता है, इसका भी होता है। क्योंकि हमारा बॉडी अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर मान सकते हैं आप इसको, अगर संज्ञा देना चाहें तो सुपर कंप्यूटर मान सकते हैं, जो चलता फिरता इतना ज़्यादा हमारी बॉडी में लोग रिसर्च करना चाहते हैं। हर इंसान की बॉडी, हर इंसान का जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेक्सचर होता है, वो चेंज होता है, सेम जैसा नहीं होता है। तो हर व्यक्ति की जो इम्यून पावर होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत वीक होती है, किसी को बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस प्रकार वायरस देखता है, अगर किसी की बॉडी बहुत अच्छी है, जैसे कोई कंप्यूटर वायरस होता है, तो किसी कंप्यूटर में एंटर करता है, अगर उसने फायरवॉल या फिर उसने एंटीवायरस डाल रखा है अपनी बॉडी में, यानी अपने कंप्यूटर में इंसर्ट किया हुआ, उसने इंस्टॉल किया हुआ है, तो जो बाहर से अटैक करेगा, जो भी व्यक्ति, जो भी वायरस आएगा उसके कंप्यूटर में, उसके डेटा को चुरा नहीं पाएगा, उसके डेटा को करप्ट नहीं कर पाएगा, उसके डेटा को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सेम कंडीशन हमारी बॉडी के साथ है। अगर हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी, अगर हमारी बॉडी बहुत अच्छी होगी, तो कोई भी बाहर का वायरस अगर हमारे शरीर में एंटर करता है, तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो इम्यून पावर है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है ना। जैसे इस समय देख रहे हैं आप, जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है ना, नोवल कोरोना वायरस, जो इसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, स्प्रेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। और इंडिया में भी लगभग मोर देन 20 लाख के ऊपर 20 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पेशेंट हो चुके हैं। बट अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। मोर देन 65 के अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है लगभग। अभी तक हमारे यहाँ 12 से 12 या 12.5 लाख करीब हमारे यहाँ जो है लोग सही हो चुके हैं, और 30 से वो लगभग 30 या 40,000 के अप्रॉक्सीमेटली लोग, या 40,000 नहीं है अभी, बट मैं अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअल डेटा मुझे याद नहीं है, तो 40,000 की अप्रॉक्सीमेटली लोग की डेथ हुई है। बट इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 40,000 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 40,000 बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई है, बट हाँ हुई है। लेकिन जो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी 135 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो 130 के अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी, बट इस समय कम से कम 10 ईयर हो चुके हैं, बीत चुके हैं, तो कुछ तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई होगी। तो मैं 135 मिलियन करीब मान के चलता हूँ। तो उसमें तो देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग अभी 2 करोड़ करीब कोविड-19 का जो टेस्ट होता है वो लोगों का हो चुका है। देखा जाए तो एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर हमारे यहाँ लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, और लगभग 40,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और अगर केसेस के मामले की बात किया जाए तो इंडिया इस समय 3rd लार्जेस्ट जो है इन्फेक्टेड कंट्रीज में आता है, चाहे वो पॉपुलेशन के मामले मतलब इन्फेक्टेड हो, चाहे वो एक्टिव केस हो, चाहे वो रिकवरी रेट में हो, ये हर मामले में देखा जाए तो 3rd नंबर पे आ रहा है। 1st नंबर पे अभी भी अमेरिका है, 2nd पे ब्राज़ील है। बट जो एक दिन में केसेस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, वो टॉप पे है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ब्राज़ील हो, वो सबसे टॉप पर है। किसी दिन भी लास्ट 2 डेज 56,000 केसेस एक दिन में निकल के आए, एक दिन में 900 लोगों की डेथ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मैंने अभी वायरस की बात की, वायरस किसको नुकसान पहुंचा रहा है? वायरस उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है जिनके अंदर ऑलरेडी या तो वो वीक है, या तो उनकी इम्यून पावर ऑलरेडी से जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है वो तो लूज है, वो कमज़ोर है, या तो फिर वो पहले से किसी बीमारी से, ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं जिसका वो ऑलरेडी इलाज करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे बताया ना, वायरस वहीं अटैक करता है जो आपकी कमज़ोर लिंक होती है, जो आपकी कमज़ोर कड़ी होती है। तो सेम कंडीशन जैसे हमारे घर में कभी कोई
चोर आता है, कोई थीफ आता है चोरी करने के लिए, तो वो वहीं से एंट्री करता है जहाँ पर उसको पार्ट या कोई ऐसा इलाका या कोई ऐसा प्रवेश द्वार ढूंढता है जहाँ से वो एंट्री कर सके, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसको आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली हमारे घर हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे कंप्यूटर में अगर कोई भी पार्ट ब्रेक होगा, कोई भी पार्ट वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो वहाँ से इंटर करना बड़ा आसान होगा। तो इस प्रकार जो क्रिएचर ग्रेट और स्मॉल है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। देखा जाए तो ये ब्लू व्हेल आप जान ही रहे हो कि इसका सबसे बड़ा हाईवेस्ट एनिमल होता है ना। ये एक मैमल है क्योंकि ये बच्चे देती है और उसको दूध भी पिलाती है, स्तनधारी है ये, ठीक है तो मछली फिश में आती है, बट कहीं ना कहीं ये स्तनधारी। तो देखा जाए अगर आपको मैं बताऊँ बेटा, तो हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, ये विविधताओं से भरा हुआ है, अजूबों से भरा हुआ है ना, स्ट्रेंज है यहाँ पे। और अगर देखा जाए, अगर 100% मैं जो है बात करूँ ओशियन की या हाइड्रोस्फीयर लेयर की, है ना, हाइड्रोस्फीयर यानी जहाँ वाटर पाया जाता है, तो वाटर ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ओशियन में। तो अगर 100% की मैं बात करूँ तो 100% में सिर्फ अभी तक 5% ही हम जान पाए हैं। ह्यूमन सिर्फ कितना जान पाया है, 5%। 95% अभी भी हम क्या हैं, अननोन है, हमें कुछ नहीं पता। अभी भी 95% चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, और जो हमारे भूगर्भशास्त्री होते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपकी जियोग्राफी के अच्छे जो वैज्ञानिक होते हैं, एसएसटी के जो मतलब जानकार जो रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि अभी तक सिर्फ इंसानों ने तो 5% चीज़ों को गेट कर पाया है, 5% चीज़ों को जान पाया है। 95% अभी भी हमारे लिए अननोन है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कोई भी नॉलेज नहीं है कि वहाँ का जो एनिमल्स हैं वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा, उनका टेक्सचर कैसा, कुछ भी नहीं पता है। तो देखा जाए तो जैसे वो ब्लू व्हेल की बात की मैंने ब्लू व्हेल की बात की, तो अब ब्लू व्हेल रहेगा कहाँ पे, वाटर में। तो क्या ये हाइब्रिडेट है ना ये, तो कहने का मतलब समझ में आई बात, यानी जो एनिमल जो भी क्रिएचर जहाँ पर रहना लगे, जहाँ पर वो अपने आप को सुटेबल महसूस करे, जहाँ पर वो उसको लगे कि वो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल जोन में रह रहा है, वही का क्या कहता है, हैबिटेट। अब कोई लैंड वाला जानवर, जैसे मान लीजिए कोई टाइगर है, तो क्या वो एनिमल जो है वाटर में रह पाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है, वाटर का कोई एनिमल है, क्या वो लैंड पर रह पाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे कोई एनिमल जो एयर में रहता हो या जो आकाश में उड़ता हो, तो क्या वो जमीन पर या वाटर में रह पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति का, हर जो हमारी क्रिएचर हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब नॉन लिविंग की नहीं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी थिंग्स को उनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है, वो अपने तरीके से जहाँ पर वो कंफर्टेबल जोन मिलता है वहीं पर वो अपना आशियाना बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, वहीं पर वो रहते हैं, और धीरे धीरे अपनी जो उनकी जनरेशन होती है, जो उनका फैमिली होता है, फैमिली का ग्रोथ करते हैं। तो जैसे अब प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में दिखाई नहीं पड़ता है, ये प्रकार का क्या होता है, जैसे मैंने छोटा सा स्मॉल क्रिएचर की बात की ना मैंने, तो बड़ी मैंने बता दी। और प्रोटोजोआ क्योंकि स्मॉल क्रिएचर है, अगर देखा जाए तो जो स्मॉल क्रिएचर है ये कहाँ रहता है, ये दिखाई तो पड़ता नहीं हमारी आँखों से, नॉर्मल आँखों से दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यही नॉर्मल जो गंदे पानी होते हैं, है ना, जो गंदे पानी होते हैं या ठहरा हुआ पानी होता है, नाली का पानी, तालाब का पानी, तो उस वाटर में ये मिलते हैं, ठीक है। जो नाली का वाटर होता है, तालाब का वाटर होता है, जो बेकार सा होता है, एकदम डिस्टिल, मतलब एक प्रकार से सबसे घटिया वाटर देखा जाए तो उस वाले वाटर में ये पाए जाते हैं। अब जैसे अर्थवर्म की बात किया जाए, अर्थवर्म ये कहाँ रहता है, लैंड पे। ये करता क्या है, जो सॉइल होती है उसमें क्या बनाता है, जो अर्थवर्म है लैंड में रहता है, लैंड मतलब सॉइल में रहता है। ये करता क्या है, ये करता है मेकिंग ग्रोथ, मतलब देखा जाए तो ये जो अर्थवर्म होता है ये सॉइल को खाता जाता है, और सॉइल को जब खाता है तो उसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी को क्या बनाता जाता है, बहुत ही महीन, बहुत ही उसको फाइन पार्टिकल में चेंज करता जाता है। और ये जो फाइन पार्टिकल होते हैं कहीं कहीं क्या करते हैं, फिर हमारे लिए फर्टाइल सॉइल का
क्या बनाते हैं, मेकिंग फर्टाइल सॉइल, है ना। इससे हमें फायदा क्या मिलता है, फायदा ये मिलता है कि जो हमारी खेतों की जो ज़मीन होती है, जो हमारा फील्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, फर्टिलिटी उसमें बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो हमारे लिए जो अर्थवर्म है, जो अर्थवर्म होता है, ये क्या होता है, फ्रेंड होता है इसका, किसान का फ्रेंड। फ्रेंड होता है इसका, किसानों का फ्रेंड होता है, फार्मर्स फ्रेंड। समझ आ रही है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब जैसे मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जैसे आपने कोई एनिमल देखा हो, काऊ ले लेते हैं, है ना, काऊ ले लेते हैं। अब काऊ कभी कभी क्या होता है कि काऊ के जो बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे एनिमल्स लग जाते हैं, जिनको हम लोग किलनी टाइप में कहते हैं ना, आप गांव की भाषा में किलनी जानते होंगे। तो जो क्या होता है, वो जब काऊ के या बफेलो के कोई भी एनिमल होता है, उसकी जब स्किन में चिपक जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके स्किन से खून चूसते हैं, उसके जो ब्लड होते हैं वो सक करते रहते हैं। जब ब्लड को सक करते हैं तो उससे होता क्या है, जो ब्लड सकिंग आपके एनिमल्स होते हैं, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते रहते हैं। अब जब ब्लड को सक करेंगे तो काऊ को क्या होता है, पेन होता होगा भाई, ऐसी बात है ना, ऑब्वियसली पेन होता होगा। तो होता क्या है, अब काऊ को देखा जाए तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट परेशान कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर क्या आ जाता है, क्रो आ जाता है ना, क्रो आता है, और गाय जो है वो बैठी रहती है। अक्सर आप लोगों ने इसको देखा होगा, प्रैक्टिकली लाइफ में होता है ये कि काऊ है, वो फैलो है, कोई भी एनिमल होता है जिसके ब्लड सकिंग एनिमल उसके बॉडी में रहते हैं, चिपके रहते हैं, है ना, उसके बैक पे चिपके रहते हैं, उसकी पीठ पर चिपके रहते हैं, लेग के पास, है ना। तो जब चिपके रहते हैं वो उसमें क्या करते हैं, ब्लड को सक करते रहते हैं। अब काऊ जब सक करेंगे तो काऊ का तो जितना खाएगी, जितना वो पुष्ट होती जाएगी, तो ये तो सारा ब्लड को सक कर ले रहे हैं, तो काऊ क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। लेकिन इसी पे क्या होता है कि क्रो आ जाता है। क्रो जब आता है तो उसके स्टमक पे या कहीं भी वो बैठ जाती है, तो क्या करती है, वो जो काऊ आता है वो बैठ जाता है इसके ऊपर, और क्या करेगा, इन्हीं ब्लड सकिंग जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं तो क्या करता है, ईट, काऊ है क्या करता है, ईट ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, है ना। क्या करता है, जो क्रो होता है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स को क्या करता है, खाता जाता है। अब वो होता क्या है, काऊ को ब्लड सकिंग इंसेक्ट से कौन राहत दे रहा है, क्रो। अब क्रो को भोजन कौन प्रोवाइड करा रहा है, काऊ। तो देखा जाए तो इससे इनको फायदा हो रहा है भाई, खाने के लिए देखा जाए तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और इनको भोजन कौन दे रहा है, क्रो को काऊ दे रहा है। क्योंकि अगर काऊ नहीं होती तो इंसेक्ट्स नहीं होते, इंसेक्ट्स नहीं होते तो उसको इतनी आसानी से इजीली भोजन मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें रिलेशन बन रहा है सहभोजता का, है ना। इसमें होता क्या है कि काऊ परेशान था ब्लड सकिंग इंसेक्ट से, और जो क्रो था वो परेशान था भूख से। उसने क्या किया, काऊ जो है बैठी हुई है, क्रो आया, काऊ के ऊपर बैठ गया, इन सारे जितने ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स थे इनको वो खाना शुरू कर दिया। अब देखा जाए तो काऊ को जो है ब्लड सकिंग इंसेक्ट से जो राहत कौन दे रहा है, क्रो, क्योंकि वो उसको खा रहा है। और क्रो को भोजन कौन दे रहा है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट कहाँ मिल रहा है, काऊ की बॉडी पर। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, हेल्पफुल है, वो उसको फायदा पहुंचा रहे हैं क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है, और क्रो क्या कर रहा है, उन कीटों को खा करके जो है उस एनिमल को, काऊ को क्या दे रहा है, आराम दे रहा है, रिलीफ दे रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, तो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट वाला सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। कुछ ऐसे एनिमल प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे
प्लांट्स होते हैं, अगर आपसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपने मैंगो का ट्री देखा होगा, तो मैंगो की ट्री के ऊपर कोई अदर प्लांट आके उग जाता है, गांठ साइड में होता है ना, एक प्रकार से। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। अभी आप समुद्र की बात करेंगे, ओशियन की बात करेंगे, तो वहाँ पे कहते हैं छोटे छोटे जो मछलियाँ होती हैं वो बड़ी मछलियों के नीचे नीचे क्या करती हैं, वो तैरती रहती हैं, जिससे उनको जो दूसरे हार्मफुल एनिमल होते हैं उनको हार्म नहीं पहुँचा पाते हैं। कहते हैं कुछ मछली ऐसी होती है जो शार्क के बॉडी में चिपक जाती है और शार्क को पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि शार्क बहुत बड़ी फिश होती है, तो चिपक जाती है, उससे जाकर वो अटैच हो जाती है, तो कोई दूसरी फिश उसको खाने के लिए नहीं जा पाती। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, हमारे इन्वायरमेंट में है, नेचुरल हैबिटेट में है, कि जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, जैसे स्नैक आपने देखा होगा, स्नैक आपने देखा है ना, ये क्या करता है, ईट रैट्स, है ना, ईट रैट्स। अब आप सोच रहे होंगे स्नैक तो बहुत बुरा कर दिया, स्नैक ने रैट को खा लिया, स्नैक ने रैट को खा लिया, बहुत अच्छा नहीं है, स्नैक बुरा है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर स्नैक रैट को नहीं खाएगा, तो आपको पता है रैट की पॉपुलेशन जो है हर मंथ जो है, एवरी मंथ अगर देखा जाए, या 2 मंथ की अगर हम बात करें, 2 मंथ में कम से कम वो कितने बच्चे देते हैं, तो कम से कम 8 से 10 बच्चे देते हैं। तो हर देखा जाए तो 6 महीने में अगर 6 बार 6 टाइम हो जाएगा ना, 2 महीने पर बच्चे दे रहे हैं, तो अगर हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बच्चे हो गए ना, और ये मुश्किल से 20-25 दिन में फिर बड़े हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हमारे लिए पॉपुलेशन की बहुत बड़ी ग्रोथ बना देंगे, ये एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। अगर रैट नहीं खत्म होंगे तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। तो इसमें क्या करता है, रैट को खा लेता है, और उनकी जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो क्या कर देती है, वो स्टॉप कर देता है, उनको रोक देता है। तो देखा जाए तो स्नैक जो होता है वो कहीं कहीं हमारे लिए ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब स्नैक रैट को नहीं खाएगा तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो किसानों के अनाजों को, आपके घर में रखे हुए अनाज को वो खा जाएंगे, या खेतों में क्या बना देते हैं, होल बना देते हैं, ज़मीन के नीचे नीचे बहुत लंबी लंबी सुरंग बना लेते हैं मिट्टी की, उसको खेत की एकदम जो उसका स्ट्रक्चर होता है एकदम बेकार कर देते हैं, बड़े बड़े से गड्ढे हो जाते हैं। जब आप उसमें से अनाज बोएंगे तो वो नुकसान कर जाते हैं। यहाँ तक कि कभी भी ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और वो अनाज की बहुत बड़ी बड़ी जो बालियाँ होती हैं, जो अनाज के भंडार होते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जाके अपनी उस जो उनका स्थान होता है, जो उनका हैबिटेट होता है, घर होता है, उसमें जाके वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि इसमें क्या करता है, रैट को खा लेते हैं, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर देते हैं, और जब पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी तो फार्मर को फायदा होगा। और दूसरे फायदा क्या होता है, अगर इनको खाएंगे तो स्नैक को क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो एक दूसरे को इस प्रकार फायदा पहुंचाना, भाई देखिए देखा जाए तो एक के लिए फायदा है, दूसरे के लिए नुकसान है। सेम ऐसे ही अगर देखा जाए तो लायन टाइगर, लायन हो गया, टाइगर हो, कुछ भी हो गया, वो अगर मान लीजिए टाइगर की हम बात करें या लायन की बात करें, तो किसको खाता है, डियर को, तो डियर को खाता है ना। अब डियर को नहीं खाएगा तो फॉरेस्ट में डियर की जो पॉपुलेशन होती है क्या कर जाएगी, ग्रोथ वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरे जंगल में सिर्फ क्या दिखेंगे, आपके डियर ही डियर दिखेंगे। क्योंकि जंगल में अगर मांसाहारी एनिमल्स नहीं होंगे तो शाकाहारी लोग खाएंगे नहीं। तो शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो हेर्बिवोरस जो आपके एनिमल्स होते हैं, क्या करते हैं, पूरे फॉरेस्ट की जितनी भी ग्रास होगी उसको खा जाएंगे, प्लांट्स को खा जाएंगे। उसके बाद वो पता चलेगा कि वो इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ेंगे, इंसानों के जो क्रॉप